परीक्षाओं में ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पूछा जाता है और आज हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक बनी हुई है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि न केवल ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि आम जीवन में हमें इस चीज़ का भली भांति जो है पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गैसें जो कि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि का कारक हैं। तो इसको समझते हैं आप सभी। उसके अलावा जो है कि इनके कारणों को समझेंगे और इनकी मात्रा वृद्धि के कारणों के अलावा इसके उपायों को हम लोग समझेंगे, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। जीएस क्रांति के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के बीच हमने जो है ग्रीन हाउस गैस और वैश्विक तापमान के संदर्भ में मतलब संक्षिप्त में इसे हम जो है कि इस पर चर्चा करेंगे और कोशिश रहेगी कि परीक्षा होगी या होने वाली है, जो हुई है या होने वाली है, सबके बारे में आपकी अच्छी समझ हो। और तो आइए हम लोग इसको देखते हैं और देख करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना आप सभी को बता दें। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर के द्वारा दिया गया था। जोसेफ फोरियर के द्वारा दिया गया था, इसको याद रखे रहिएगा। ये कभी भी आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसका जो कंसेप्ट दिया गया था जोसेफ फोरियर के द्वारा दिया गया था, इस बात को याद रखे रहिएगा। तो 1824 में जोसेफ फोरियर के द्वारा इसे दिया गया। और आखिर ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, इसको हम लोग समझेंगे और किस तरह से यह वायुमंडल को गर्म करती है, किस तरह से वो वैश्विक तापमान में भूमिका निभाती है, इसको हम लोग समझते हैं। आप सभी को बड़े सिंपल तरीके से हम बताना चाहेंगे कि सूर्य है और सूर्य से तमाम विकिरण निकलती हैं जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं और उन विद्युतीय चुंबकीय विकिरण में कुछ ऐसी हैं जो धरातल तक पहुंचती हैं। यद्यपि आप सभी को जानकारी की हेतु बता दें कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं वह उन्हें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। दो तरह की आप लोग जानते हैं कि विकिरण होती है, एक यांत्रिक होती है, एक मतलब मैकेनिकल होती है, एक नॉन मैकेनिकल होती है। जो मैकेनिकल होती है वो किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं इनको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। सूर्य से निकलने वाली तमाम ऐसी जो है मुख्यतः 7 हैं, लेकिन हम लोग चर्चा करते हैं अवरक्त विकिरण के बारे में। अवरक्त विकिरण के बारे में दृश्य प्रकाश या दृष्टिगोचर दृश्य प्रकाश विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, इसके अलावा रेडियो तरंगे हैं, रेडियो विकिरण है। इस तरह से हैं जो सूर्य से निकलती हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण अवरक्त विकिरण और दृश्य प्रकाश विकिरण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा, सभी के बारे में हम समझा देना चाहेंगे कि धरातल पे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यही सूर्य से निकलने वाली जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं वो धरातल पे पहुंच करके यहाँ को ऊर्जा और तापमान इन विकिरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से करती है। तो यहाँ से निकलने वाले, हमने पहले भी कहा कि इन्हें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। जो नॉन मैकेनिकल होती हैं उनको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। जब सूर्य से ये विकिरण निकलती हैं, निकलने के पश्चात तो इसमें जो पराबैंगनी विकिरण है, आप सभी को बता दें कि पराबैंगनी विकिरण जो होती है यह समताप मंडल में किसी दिन जो है कि विभिन्न मंडलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। समताप मंडल में स्थित ओजोन मंडल के द्वारा इन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। तो चलिए ठीक है। रेडियो विकिरण की बात करें तो आप जानते हैं कि धरातल से ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल के ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल के ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर जाएंगे तो बहिर्मंडल। तो रेडियो तरंगे जो होती हैं, विकिरण होती हैं, ये आयन मंडल में ही समाहित हो जाती हैं। अब ये अवरक्त और दृश्य जो प्रकाश विकिरण है, ये जो है, एक तो ये ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं तो ये लघु तरंगों के रूप में वायुमंडल को पार करते हुए धरातल तक पहुँचती हैं। अब जो दृश्य प्रकाश विकिरण है, इसी के कारण हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, हालांकि इसमें ऊष्मा भी होती है। और अवरक्त विकिरण और दृश्य प्रकाश विकिरण,
इनमें ऊष्मा होती है। और आप सभी को बता दें अवरक्त विकिरण में क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, मुख्य तौर पर मोटे तौर पे हमको समझना है कि इनकी विशेषता होती है किसी भी पदार्थ पर ये पड़ेंगी तो उनका तापमान ये बढ़ा देती है। और दृश्य प्रकाश विकिरण की विशेषता क्या होती है, जब ये किसी भी पदार्थ पर या किसी कण पर ये पड़ेंगी तो इसको जो है दृश्यमान कर देती है, यानी कि जो हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती हैं तो ये इन्हीं इसके दृश्य प्रकाश विकिरण के कारण होता है। तो जब वहाँ से आती है ये बिना माध्यम के वायुमंडल को पार करते हुए जब ये धरातल पर पहुँचती है, हालांकि जो है कि वायुमंडल को भी गर्म करती है, वायुमंडल में तमाम गैसें हैं और इन गैसों को वो गर्म करती हैं और धरातल तक पहुँचती हैं। लेकिन जब धरातल से कुछ वापस जाती हैं और वायुमंडल को जो है चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से गर्म भी करती हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। विकिरण और संवहन चालन के माध्यम से गर्म करती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये मतलब पृथ्वी धरातल जब गर्म रहता है, जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो जाती है, तो इसमें से ये जो है अवरक्त विकिरणें निकलना शुरू करती है। जब ये पार्थिव विकिरण निकलती हैं तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में हो जाती हैं। जब पार्थिव विकिरण होती है ये दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं। और होता क्या है कि इस वायुमंडल में तमाम ऐसी गैसें होती हैं जिनमें वह क्षमता होती है कि इनको पार नहीं जाने देती हैं, बल्कि इनको या तो अवशोषित कर लेंगी, वायुमंडल को गर्म करेंगी, या तो ये धरातल को वापस भेज देती है, मतलब धरातल की ओर वापस भेज देती है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। जैसे आप सभी को एक छोटा सा उदाहरण दें, आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि शुक्र ग्रह आप सभी लोग जानते हैं कि अगर देखा जाए 8 ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की सबसे अधिकता होती है। और यही कारण है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो विकिरणें होती हैं, स्पेशली अवरक्त विकिरणें या जितनी भी विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, वो सूर्य के धरातल को स्पर्श करते हुए जब वापस जाती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसे वापस जाने नहीं देता है। यही कारण है कि जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह होता है। जबकि आप जानते होंगे कि बुध ग्रह सबसे नज़दीक होने के बावजूद, सूर्य से सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी वो बहुत गर्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल का अभाव होता है। तो इस बात को याद रखी रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग समझे कि आती है लघु तरंगों के रूप में, और जब जाती है पार्थिव जब विकिरण के रूप में होती हैं तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में हो जाती हैं। और वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, उनके बारे में अभी हम बताएंगे। तो वो गैसें जो है इनको अवशोषित कर लेती हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं जो है कि जो गैसें इनको अवशोषित कर लेती हैं वही जो है ग्रीन हाउस गैस होती है। इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि जैसे कि कार्बन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोग को बता दें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो अब तो बंद हो गया है, लेकिन इसके स्थान पर जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ गया है वह और भी खतरनाक है ग्रीन हाउस के संदर्भ में। फ्लोरोकार्बन इसके अलावा बता दें आपको कि सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड। इसके अलावा आपको बता दें कि नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड,
फ्लोराइड। इसके अलावा कार्बन टेट्राफ्लोराइड। इस तरह से आप सभी की जिसके बारे में हम बताएं प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, जिसके बारे में हम आप सभी को बता देना चाहेंगे, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी भूमिका होती है, हालांकि आप सभी को जानकारी है तो ये बता दें, आप जानते भी होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भूमिका जो है न केवल ग्रीन हाउस गैसों मतलब ग्रीन हाउस गैसों के रूप में है, ग्लोबल वार्मिंग की में मुख्य भूमिका निभाती है, बल्कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी लोग जानते होंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी इनकी भूमिका होती है। माने ये कहीं न कहीं लाभदायक भी है, कुछ हद तक लाभदायक भी होती है, लेकिन हानिकारक भी होती है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि अगर बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्ट्स ऑफ पर मिलियंस जो निकाला जाता है एक निश्चित आयतन में, अगर देखा जाए तो पहले जो है माने औद्योगिक के पूर्व जो है लगभग 278 पीपीएम जो है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, 315 हो गया है। और हाल फिलहाल के जो अध्ययन के स्रोत मिले हैं, मतलब अध्ययन के स्रोतों से जो प्राप्त हुआ है, उससे ये कहा जा रहा है कि 350 तक हो गया है, 375 तक की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि यह 400 तक हो सकता है। तो अगर जितना अधिक बढ़ेगा तो वायुमंडल में तापमान बढ़ता जाएगा, और वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो उसके परिणाम भी बहुत बुरे होंगे। आप सभी को बता दें इसके परिणाम बहुत खतरनाक ही बुरे होंगे, उसके बारे में हम चर्चा कर देंगे। लेकिन अब इसको समझ लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना है जोसेफ फोरियर के द्वारा 1824 में, इसमें कौन कौन सी गैसें मुख्यतः होती हैं? ओजोन भी होती है, याद रखे रहिएगा, हालांकि हाइड्रोजन नहीं होती है, ओजोन याद रखे रहिएगा, मान लीजिए कभी पूछा जाता है। तो इसमें जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ये होती हैं। और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इनमें मुख्यतः दृश्य और अवरक्त जो ऐसी जो विशेषता रखती है जो ऊष्मा को बढ़ाती हैं, तापमान को बढ़ाती हैं। हालांकि तापमान यदि बढ़ता है वायुमंडल में तो पेड़ पौधों के विकास में मतलब उनका सकारात्मक असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब नकारात्मक ही है, सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन एक संतुलन की अगर जब बात की जाए तो 278 पीपीएम जो है ठीक माना जाता है, मतलब जो है ये सही माना जाता है कि मानव जीवन के लिए। लेकिन मानव की गतिविधियाँ, क्रियाविधियाँ इस तरह से हावी रही हैं कि जो संतुलन है ये बिगड़ता जा रहा है। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण क्या है। इसके कारण आप लोग जानते ही होंगे, इसके कई कारण हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, जीवाश्म ईंधन का बहुत ज़्यादा उपयोग भी, आप जीवाश्म ईंधन को जानते ही होंगे, माने डीजल, पेट्रोल, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में। और आप बात करें हम कि जैसे विद्युत तापीय घर जिसको बोलते हैं वो है, तापीय बिजली घर है, कहीं न कहीं इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो जैसे जुगाली करने वाले जानवर हुए, इनकी भी भूमिका मीथेन के संदर्भ में है। कोयले की खानें हैं, इनकी भी भूमिका होती है मीथेन के उत्सर्जन में। और जो है धान का खेत है, आर्द्र भूमि है, धान के खेत है, आर्द्र भूमि है, ये सारे ऐसे कारक हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में इनकी भूमिका रहती है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जीवाश्म ईंधन, तापीय बिजली घर, जुगाली करने वाले जानवर, कोयले की खानें। तो इसको कम करने का उपाय क्या हो सकता है? इसको कम करने का उपाय ये होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए, ज़्यादातर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए। और औद्योगिकीकरण हेतु फिल्ट्रेशन पद्धति का विकास किया जाए, ताकि उद्योगों से निकलने वाले धुएं या तमाम ऐसे जो ग्रीन हाउस गैसों के कारक हैं उनको वायुमंडल में मतलब विमोचित करने से पहले उसका फिल्ट्रेशन किया जाए। यह मतलब फिल्ट्रेशन पद्धति का विकास किया जाए ज़्यादातर। और
जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, ईंधनों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। जब जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो आप वैसे भी समझ जाएंगे तापी बिजली घर या इस तरह से जीवाश्म ईंधन की वैसे ही कमी होगी। जुगाली करने वाले जानवर या कोयले की खानों के संदर्भ में उसको मतलब इस नीति पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि उनसे निकलने वाले जो है कम होने चाहिए। तो इसका असर क्या होगा, तो आप सभी लोग देखिए ये ग्रीन हाउस गैसें हैं और किस तरह से यह वायुमंडल को गर्म करती हैं, इसको हम लोग समझे हैं। इसके बाद हम आप सभी को बता दें इसका क्या नकारात्मक असर पड़ेगा। अगर ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ज़्यादातर बढ़ेंगी तो वैश्विक तापमान बढ़ेगा, तो किस तरह से इसका असर होगा जो है, तो इसको जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। तो आप लोगों को बता दें कि इसका असर क्या होगा। इसका असर हम लोग देखेंगे तो आप सभी को बता दें कि जैसे आप सभी को बता दें इसका असर क्या होगा। इसका असर क्या होगा कि ग्लेशियर जानते ही हैं सभी लोग, बर्फ़ का बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, कई किलोमीटर आकार के होते हैं, उनके पिघलने की दर तेज़ हो जाएगी। और जब ये पिघलने की दर तेज़ होगी, पिघलने की दर जब तेज़ होगी तो समुद्र सतह बढ़ेगा, और समुद्र सतह बढ़ेगा तो जो तटीय भूमि है या क्षेत्र कहा जाए, ये डूब जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे। तो इससे जैव विविधता पर असर पड़ेगा, जैव विविधता पर असर पड़ेगा, लोगों के जो निवास स्थान है तटीय क्षेत्रों में उस पर असर पड़ेगा। अगर बात करें अगला कि वैश्विक तापमान से और क्या असर पड़ सकता है, वैश्विक तापमान से कहीं बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से, वैश्विक तापमान की वजह से बाढ़, सूखे की समस्या। आप सभी लोग जानते हैं, प्रवाल के बारे में जानते होंगे, इस सिलेंटेटा संघ का एक जीव है जो समुद्र में, जलीय क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर लवणता कम होती है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त प्राप्त होता है। वहाँ पर ऐसे प्रवाल वाले क्षेत्रों में जैव विविधता, मतलब समुद्र में जैव विविधता का विकास ज़्यादा होता है। तो यह क्षेत्र हो गया, प्रवाल का विरंजन बढ़ जाएगा, ब्लीचिंग इसकी बढ़ जाएगी, माने सफ़ेद होने की दर बढ़ जाएगी। और समुद्र सतह का तापमान यदि बढ़ता है, सतह का तापमान बढ़ेगा तो जो एक संतुलन है का तापमान बढ़ेगा तो संतुलन बिगड़ता जाएगा, संतुलन जो है बिगड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसके बहुत ही नकारात्मक, सूखा, बाढ़, ये जलवायु में एक, जलवायु तो आप सभी लोग जानते ही हैं, मौसम तो प्रतिदिन का जो है वायुमंडलीय दशा होती है, जलवायु इसका औसत होता है, एक लंबे समय काल का होता है। तो इस पर किसी दिन चर्चा हम लोग करेंगे, वायुमंडल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये मोटा मोटी हम लोग समझ सकें कि ग्रीन हाउस गैसें और वैश्विक तापमान का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ये गैसें। ये याद रखिए, गैसें जो कि हम सभी लोग पहले ही जान लिए कि जो सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं जो वायुमंडल को पार करते हुए धरातल तक पहुंचती हैं, वायुमंडल को गर्म करती हैं, जिसको इफेक्ट बोला जाता है, और जो है इन गैसों के कारण ये बाहर नहीं जा पाती हैं। तो ये जब ये प्रोसेस एक बैलेंस पैटर्न पर अगर होता, पहले की जिस तरह से हो रहा था, अगर उस पर होता तो जो है कि आज स्थिति कुछ और होती। और आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और रोग, तमाम समस्याएं, और मतलब इस पे शोध IPCC की रिपोर्टें समय समय पे आ रही हैं कि इसका असर जो है, आपको बता दें कि जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ज़्यादातर जो है उर्वरक का इस्तेमाल लोग करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं जब, तो उससे जो है कि वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये सारे जो है कुछ अप्रत्यक्ष गैसें भी हैं जो इसमें भूमिका निभाती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वह भी भूमिका निभाती है, और कुछ और भी गैसें हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जिसकी चर्चा किया, इन सब चीज़ों को याद रखें। प्रायः क्वेश्चन जो पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, यही माने एक ऐसा आवरण बना लिया जाता है ऊपर, ऐसा आवरण मतलब गैसों के द्वारा बन जाता है कि जिसकी वजह से कि धरातल जब ठंडा होता है, मतलब पृथ्वी जब ठंडी होती है और जो वापस निकलने वाली विकिरण है जो दीर्घ तरंगों के रूप में बाहर जाने का प्रयास करती हैं, उधर से तो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, सूर्य से जब निकलती हैं तो लघु तरंगों के रूप में,
तो ये तो पार करके चली जाती हैं, लेकिन जब वापस जाने का प्रयास करती हैं तो ये जो परत होती है, गैसों का एक आवरण होता है, ये इनको रोक या तो सोख लेंगी या तो वायुमंडल में इनको विसरित कर देंगी, और तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा और संक्षिप्त में समझे हम लोग। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर पुनः एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।